नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक जगह भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, दूसरी जगह देश को नंबर 1 बनाने की यात्रा हो रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो है कि क्या विपक्ष जुड़ के नंबर 1 हो पाएगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी स्थिति ये है कि मंजिल एक है लेकिन राहें अलग हैं। 2024 पर नजर है। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा के लिए कन्याकुमारी पहुंच गए हैं राहुल गांधी। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी को याद किया। नफरत और बंटवारे की सियासत में पिता को खो दिया, ऐसा राहुल गांधी का बयान है। उनका यह भी कहना है कि लेकिन मैं इसके हाथों अपने देश को नहीं खोने दूंगा। 150 दिनों की इस पदयात्रा में करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में छोटे स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जाएंगी। तो एक इसका रूट मैप है जिसमें कन्याकुमारी से होते हुए कई प्रदेशों से होते हुए धीरे धीरे करके कश्मीर तक ऊपर ये यात्रा जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की है। केजरीवाल हरियाणा के हिसार से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश आगे नहीं बढ़ पाया। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो देश के कोने कोने में जाकर 130 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे ताकि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 अलग अलग यात्राएं हो रही हैं, 2 अलग अलग तकनीकें अपनाई जा रही हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। तो जो सवाल पूछ रहे हैं हम सवाल इंडिया का में, वो है ये आपके स्क्रीन पर। केजरीवाल की भारत नंबर 1 रैली और यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या विपक्ष जुड़ के नंबर 1 हो पाएगा? आप ये सब तभी कर पाएंगे ना जब 2024 में कुछ हासिल कर पाएंगे या जीत पाएंगे। तो पहले तो आप एक हो जाइए। विपक्ष जोड़ो यात्रा कब होगी और विपक्ष की एकता से नंबर 1 कब हो पाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास कुछ बयान हैं या नहीं। राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला, स्पीच दी उन्होंने, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही हैं। हम जल्दी से वो बयान आप तक लेकर के आएंगे आपसे थोड़ी देर में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अभी इस वक्त हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं। पहले तो बधाई हो, यात्रा शुरू की, रैली शुरू की आपने, इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात कही है जो कि बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन विपक्षी एकता का क्या? एक रैली कांग्रेस निकालेगी, एक आप निकालेंगे, आप कांग्रेस के खिलाफ निकालेंगे, वो आपके खिलाफ निकालेंगे, विपक्षी एकता होगी नहीं। फिर देखिए संकेत भाई, आज इस देश को जो 75 साल की आजादी के बाद भी जो चीजें आज भी नहीं मिल पाई हैं, शिक्षा का जो स्तर था वो ऊपर नहीं पहुंच पाया है, स्वास्थ्य सेवाएं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई हैं। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जो इंडिया को नंबर बनाने की मुहिम शुरू की है, उस मुहिम में 130 करोड़ लोग, देशवासी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को एक विकसित देश बनाएंगे, इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। और वो देश जब नंबर 1 बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आज हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर इसमें काम करें। और हमने सबको कहा है कि हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए सब लोग साथ आए, सब लोग साथ चले। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 तो बात का प्रश्न है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज इस देश के अंदर, इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी मिलकर कर रहे हैं, जिन्हें जनता वोट देकर विधानसभाओं के अंदर भेजती है, उस चुनी हुई सरकार को तोड़कर रातों रात सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आज लड़ाई लड़ने की लड़ाई है, वो मेन लड़ाई, वो उसके खिलाफ है। आज वो लड़ाई शुरुआत की अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने देश को एक मॉडल दिया है जिसका नाम है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आज हमारी पार्टी दिल्ली से शुरू हुई,
हम पंजाब से गए, पंजाब तक गए और आज देखिए मैं आपको गुजरात एक के बात अंदर। बताऊं, एक सेकंड कुलदीप जी, ये ऐसे लगता है जैसे ठीक है आप अपने काम का बखान कर रहे हैं, करना भी चाहिए, बीजेपी अपने का करेगी, कांग्रेस अपने का करेगी, लेकिन यहां सवाल दूसरा है। भारत जोड़ो और इंडिया नंबर 1 के बीच में क्या विपक्ष जोड़ करके विपक्ष को नंबर 1 बनाने की कोई मुहिम है, या सब अपना अपना अकेले अकेले करेंगे और एकला चलो करेंगे? डॉक्टर विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी राय जानना चाहता हूं। आलोक वत्स नेता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मिश्रा, आपके क्या विचार हैं? देखिए संकेत जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबी भी है कि सबसे अच्छी बात यह है कि विपक्ष होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन बात तो ये है यहाँ पे कि ये जो यात्राएं चल रही हैं या जो ये पूरे विपक्ष को एक करने की कोशिश है, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सबसे पहले तो विपक्ष को जोड़ने की बात होनी चाहिए लोकतंत्र की जहां तक बात है। लेकिन नहीं, कोई थोड़ी देर में मुलाकात होती है, थोड़ी देर में ही उसके बाद कुछ और बयान दे दिया जाता है, कुछ देर बाद आप देखते हैं बयान आ जाता है कि नहीं हम किसी प्रकार के गठबंधन के जो है पार्ट नहीं है। और रही बात भारत जोड़ने की, तो देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ने की बात की जानी चाहिए। भारत तो जुड़ा ही है, हमारी सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि तमाम विविधताओं के होने के बावजूद भी हमारी एकता है। ये भारत की सनातन परंपरा है, संस्कृति है, जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दिया, पूरी दुनिया को परिवार मानता है, तो भारत तो जुड़ा ही हुआ। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस, मतलब उन सबको जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और एक बात और संकेत जी, आपको नहीं लगता कि जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में जो भारत का युवा है वो क्या देखना चाहता है? जो लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण दिए थे, वो विकसित भारत देखना चाहता है। वो क्या देखना चाहता है? वो किसी भी प्रकार के गुलामी के, किसी भी प्रकार के अंश को नहीं रखना चाहता है। आप देखिए ना, आजादी के बाद से 75 साल तक क्यों नहीं किसी का नाम, राजपथ का नाम बदला गया था? क्यों कर्तव्य पथ पहली बार हो रहा है? क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पहली बार लग रही है? बात यह है कि आध्यात्मिक मूल्यों की, सांस्कृतिक प्रतीकों की, हमारे गौरव को, हमारे विरासत को क्यों नहीं स्थान दिया गया? युवा ये देखना चाहता है, युवा विकसित भारत देखना चाहता है, और उसका सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। रही बात मेक इन इंडिया नंबर 1 की, तो आप मुझे बताइए, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तो आज के कितने वर्षों पहले आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दी, जिसका परिणाम है कि भारत आज की डेट में यूनिकॉर्न में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आप देखिए। ठीक ठीक, सुरेंद्र राजपूत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सुरेंद्र जी, तो आज इस 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा, श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां थी इन्हीं सब गठबंधनों को लेकर कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म है, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। ये तब उन्होंने जब गठबंधन की सरकार टूटी थी तब उन्होंने ये पंक्तियां थी। तो आज वही हो रहा है। और ये जो है राजनीतिक घरानों में जा जाके ये कौन सी एकता की जोड़ने की बात की जा रही है? तो आपने अपनी बात रख दी। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इससे पहले आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जब पार्टी से गए, 5 पेज की जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने बोला कि जरा कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी निकाल लीजिए, कांग्रेस को जोड़ने की ज्यादा जरूरत है भारत जोड़ने से पहले। उसके बाद हम अगर विपक्ष की बात कर लें तो विपक्षी एकता भी बहुत ही टूटी बिखरी हुई दिखती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि विपक्षी एकता जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा और विपक्ष को नंबर 1 बनाने की यात्रा अगर पहले निकाल ली जाए तो उसके बाद फिर स्थिति शायद कुछ और बदले? संकेत भाई, एक फिराक गोरखपुरी शाद का शेर था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। जब काफिले बसते हैं तो इसमें तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग जाते हैं। गुलाम नबी साहब जैसे लोग जाते हैं और तमाम लोग आते हैं। अब गुलाम नबी साहब हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, तो इसलिए उन पर टिप्पणी करना या उनकी बात पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस कभी काडर की पार्टी नहीं है, कांग्रेस हमेशा मूवमेंट की पार्टी है और वो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है आज की डेट में। तीसरी बात कि कांग्रेस ने ये यात्रा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, जैसे विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के समर्थक आ गए हैं, तो इनके हमारी चुनाव से मतलब नहीं है इस यात्रा का। कांग्रेस ने के नेतृत्व में भारत ने कितनी तरक्की की है, विशाल मिश्रा जी को मालूम होना चाहिए कि 8 साल हो गए हैं आपको पीएसयू बेचते हुए, अभी भी पीएसयू खत्म नहीं हुए हैं। जितने चाहे आपने बेच लिए, उसके बाद भी अभी पीएसयू बचे हुए हैं।
और आप भारत को विकसित, भारत के रत्नों को बेच करके नहीं कर सकते, अपने घर के बर्तनों को बेच करके, घर के चीजों को, जमीन को बेच करके भारत विकसित नहीं होने वाला। भारत विकसित दूसरी चीजों से होगा, जहां पर बेरोजगारी जब दर कम होगी, महंगाई की दर कम होगी, जब देश की सीमाएं सुरक्षित होगी, तब भारत विकसित होगा। चौथी बात जो आप कह रहे हैं अभी, आज का आपका सवाल महत्वपूर्ण है, विपक्षी एकता की बात। हम विपक्षी एकता के पक्षधर हैं, लेकिन विपक्षी एकता नीतियों पर, मूल्यों पर होनी चाहिए। आज की डेट में जो लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनकी बेरोजगारी की नीतियों के खिलाफ, जो लोग चाहते हैं आए, तिरंगे के नीचे आए, सभी लोग अपने अपने योगदान दें। हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ लोगों को अपनी यात्रा निकालनी चाहिए। हम एक चीज बहुत साफ बता दें, इस यात्रा का मतलब राजनीतिक नहीं, इस मत का यात्रा का मतलब सामाजिक है। क्यों? क्योंकि मैं इसके दो उदाहरण आपको प्रत्यक्ष रूप से देता हूं। ये यात्रा गुजरात से नहीं जा रही, ये यात्रा हिमाचल से नहीं जा रही है, दोनों राज्य पोल बाउंड स्टेट्स है, तो हम उन राज्यों को नहीं टच कर पा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिए कि चुनावी मतलब होता तो यात्रा इन दो राज्यों से भी हम निकालते। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, भारत को सांप्रदायिक रूप से तोड़ा जा रहा है, हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ाई जा रही है। नहीं सुरेंद्र जी, देखिए वो बात सही है, लेकिन आपका संदेश जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग इस आइडिया से जुड़ेंगे। उसके लिए उनको आपके ऐसे बोलने में कन्विक्शन होना चाहिए। अगर वो कन्विक्शन ही नहीं होगा तो फिर आपका संदेश लोगों तक कैसे पहुंचेगा? और दूसरी चीज, आपको ये लगता है बार बार कांग्रेस जो है वो एक बात जरूर बोलती है, बीजेपी का ये कहना होता है, बीजेपी का विश्लेषण होता है, देखो चुनाव तो हम जीत रहे हैं, और कांग्रेस का ये कहना होता है कि ये देश चुनावों से बड़ा है, जो कि है भी। लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते, अब कांग्रेस कोई एनजीओ तो है नहीं, आप एक राजनीतिक दल हैं, यानी कि आप चुनाव जीतने के लिए ही हैं। आप चुनाव जीतेंगे तभी आप जो बदलाव जिसकी बात कर रहे हैं वो कर पाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं संकेत। यहां पर दो बातें मैं आपको बताता हूं। आप तो चूंकि शोधार्थी रहे इतिहास के भी और विख्यात प्रस्तोता हैं दुनिया भर के, आप देखिए जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भी हम राजनीतिक काम भी करते थे, राजनीतिक सरकारें बनाते बिगाड़ते भी थे और उनसे लड़ते भी थे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। हम सामाजिक रूप से लोगों को अपग्रेड करने के लिए भी लड़ते थे। हम अछूत और के खिलाफ भी, अछूत के खिलाफ भी हमने आंदोलन लड़ा। हमने लोगों को सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए भी आंदोलन लड़ा। हमने अंग्रेजों के खिलाफ हर तरीके के आंदोलन लड़े। इसके साथ साथ हमने सामाजिक समस्याओं के लिए यात्राएं भी की, जिसमें अगर दांडी अंग्रेजों के खिलाफ थी तो छुआछूत के विरुद्ध में हमारी 30 से 33 तक की यात्रा प्योर सामाजिक थी। तो आप एक चीज को देखिए, कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी चुनाव से कहीं बेहतर निभाने के लिए जानी जाती है ऐतिहासिक रूप से। आज जब देश सांप्रदायिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है, आज जब देश आर्थिक असमानता की ओर बढ़ रहा है, कहां एक तरफ विश्व का तीसरा सबसे अमीर आदमी हिंदुस्तान में है, जो आज से 4 साल पहले 634वें नंबर पर था, आज तीसरे नंबर पर है, और कहां आज 83 करोड़ आदमियों की आय, वार्षिक आय जो है वो पहले से कम हो गई है। 2019 में 94,000 रुपए पर कैपिटल इनकम थी पर ईयर, आज 91,000 रुपए रह गई है। तो ये जो आर्थिक असमानता हो, बेरोजगारी की बढ़ाई हो, महंगाई बढ़ी हुई हो और देश का मान बिल्कुल, तो ये संदेश ठीक है। देखिए मेरा बस ये कहना है कि जब एक राजनीतिक दल ये बात लोगों तक लेके जाता है तो इस बात में कोई ये शर्म की बात नहीं होती कि आप ये जनता के पास लेकर के जा रहे हैं और ताकि चुनाव में जनता इस बात को समझे और उस पर कोई फैसला ले। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है और विपक्षी एकता के ना होने के कारण नहीं हो पा रहा है, या विपक्ष की ताकतें जो हैं वो जुड़ नहीं पा रही हैं, तो फिर इन यात्राओं से लाभ क्या है? देखिए यात्राएं बहुत नेता निकालते रहते हैं। आलोक वत्स, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यात्राएं तो बीजेपी के भी नेताओं ने निकाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी। अभी आता हूं, नहीं एक सेकेंड सुरेंद्र जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आलोक वत्स, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, यात्राएं बीजेपी के नेताओं ने भी निकाली, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली। हमारी यात्राओं का सफल अभियान था। यात्राओं के बदौलत हमने बहुत कुछ हासिल किया। और अभी मैं आपको बता दूं, ये विभिन्न यात्राएं जो निकल रही हैं, इन यात्राओं के मुकाबले बीजेपी की यात्रा 6 लेन वाली सड़क पे है। ये लोग संकीर्ण गलियों में एक एक लेन के यात्रा निकाल रहे हैं।
तो 1 लेन वाले क्या मुकाबला करेंगे 6 लेन वाले यात्री से। दूसरी बात जो अभी कह रहे थे सुरेंद्र जी, 2004 से 2014 तक इन्फ्लेशन रेट इन टोटलिटी एवरेज 9.5% था, जो हमारे राज्य में 6.7% है। तो इन्फ्लेशन इनके समय ज्यादा था और हमारे समय में कम है। अब कल केसीआर ने एक किसान सभा में अपने को देश का मुख्य प्रधानमंत्री घोषित करवा लिया। तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि अभी सिर्फ 6 आदमी प्रधानमंत्री के कंटेंडर हैं। 2024 आते आते हो सकता है ये 10-12 आदमी कंटेंडर हो जाएं। और 1977 का भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जब मर्जर हुई थी तो वो भी देश नहीं भूला है कि 18 महीने तक ये सरकार नहीं दे पाए। और रही केजरीवाल जी की बात, तो ये पूरे देश में भ्रमण करने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली को चलाएगा कौन? अगर ये पूरे दिन पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे तो दिल्ली किसके भरोसे है? उप मुख्यमंत्री तो कुछ दिन में जेल जाने वाले हैं। तो ये चलाएगा कौन? स्टिंग ऑपरेशन भी आपने देखा किस तरीके से पैसे का लेन देन की बात हुई थी। और ऐसे तो आलोक जी मुझे ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में लगती है तो ये सवाल तो वहां भी पूछा जाना चाहिए। हम ऑलरेडी हम डेली चुनाव में लगे रहते हैं। हाँ, हमारी फौज डेली कवायद में लगी रहती है। हम डेली जनता के संपर्क में रहते हैं। कुलदीप कुमार जी का जवाब। कुलदीप जी, सारी एनर्जी अगर इंडिया नंबर 1 बनाने में लगा देंगे तो दिल्ली नंबर 1 कैसे बनेगा? संकेत जी, दिल्ली का डंका तो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। और आज दिल्ली की शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल को लेके ही और राज्यों में जा रहे हैं। पंजाब में गए, पंजाब के लोगों ने विश्वास जताया और अब गुजरात में जा रहे हैं। और गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी इतना डर चुकी है कि हमारे नेताओं के ऊपर हमले कराए जा रहे हैं। हमारे नेताओं के ऊपर उनसे गुंडों से हमले कराए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जमीन गुजरात में खिसक रही है। और अभी अटल जी की बात कर रहे थे, अटल जी ने तो यह भी कहा था कि हर रास्ते पर जीत नहीं होती, हार को सहना सीखो। इतना डरो मत हार से। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, और मोदी जी को भी बताओ कि इतना डरे ना अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोगों को एक नई उम्मीद दी है, एक मॉडल दिया। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे इतने सालों में काम हुआ होता तो आज हिंदुस्तान देश पूरे विश्व का नंबर 1 देश होता। अगर अच्छे स्कूल बनाए गए होते। आज भी शिक्षा व्यवस्था को कितना पीछे रखा गया है। अगर शिक्षित बच्चे होंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे तो गरीबी अपना खत्म हो जाएगी। आज गरीबी को अगर खत्म करना है तो हम सबको मिलकर 30 करोड़ देशवासियों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। और वो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल। अरविंद केजरीवाल जी को स्वास्थ्य मॉडल पहली बात प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं वापस, विशाल मिश्रा जी, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लोगों को चुनाव में या चुनाव से पहले या वैसे भी अगर ये ख्वाहिश होती है कि वो एक रैली कर लें या एक यात्रा निकाल लें, यात्राओं का हमने देखा है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे आप आंध्रा में देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल जगन रेड्डी ने जब यात्रा निकाली उसका परिणाम उनको मिला। या बीजेपी की भी तमाम यात्राएं हुई हैं, कांग्रेस की भी इससे पहले तमाम यात्राएं हुई हैं जिसका राजनीतिक लाभ पहुंचा है। तो इन यात्राओं में दिक्कत क्या है? निकालें। अभी आलोक वत्स कह रहे थे कि हमारी तो एक्सप्रेसवे यात्रा है, उनकी गली कूंचा यात्रा है। नहीं संकेत जी, यात्राएं निकालें, हमने यात्राएं निकालने पर तो कभी सवाल किया ही नहीं है। मैंने तो पहली लाइन में ही यही बात बोला कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे एक विपक्ष होता है और वह विपक्ष सकारात्मक होता है। हमने तो बिल्कुल ये बात कही, लेकिन आपके अगले प्रश्न पर था कि विपक्षी एकता पर, उस पर मैंने जो बातें कही, यात्रा निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, यात्रा निकले, लेकिन जो कंसेप्ट है भारत जोड़ो का, उस पर मैंने कहा कि भारत तो जुड़ा ही हुआ है। इतने तमाम विविधताओं के बाद भी हमारी एकता है, यही तो हमारी इंटैक्टनेस दिखाती है। उस पर मैंने सवाल किया। सवाल आपने जो कहा, गुलाम नबी आजाद जी ने जो सवाल उठाए या जो लोग जा रहे हैं छोड़ के, वो बेसिकली सवाल क्या उठा रहे हैं, उन पर आत्मंथन करने की भी आवश्यकता है। नहीं तो निकल गए, लेकिन जो सवाल छोड़कर गए हैं क्या उस पर आत्मंथन करने की आवश्यकता नहीं है? आप बताइए, यदि कोई भी किसी भी पार्टी का कोई पुराना कैडर या छोड़ के जाता है, वो कुछ बातें कह रहा होता है, तो उस पर आई थिंक आत्मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन 2024 के मुकाबले में यदि आप कहें कि बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में या इस साइड से कोई एक
जो है रणनीतिक साझेदारी बन पाएगी। तो उसका सीधा सा काम है। आप देखिए ना, कल के ही बयान में देख रहा था, मुलाकात होती है, मुलाकात से पहले कुछ और बयान दिए जाते हैं, मुलाकात के बाद के फिर बयान बदल दिए जाते हैं। हमारे साथी जो है टीवी डिबेट में थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, हम गठबंधन की जो है राजनीति में विश्वास नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि एक अनार 100 बीमार, लेकिन जब पीएम की वैकेंसी होगी सीट की तब तो सीट भरी जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले, हाँ सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड, ये सवाल अब सवाल सुरेंद्र राजपूत जी के। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे आप ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले आलोक वत्स जी जो थे, उन्होंने ये बोला कि हमारी हाईवे यात्रा, हमारी एक्सप्रेसवे यात्रा और आपकी यात्रा गली यात्रा, नाली यात्रा, खड़ंजा यात्रा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यात्रा का स्कोप क्या है, उन्होंने उसके बारे में बात की, ठीक है ना। आप ठहरे 2G यात्रा, वो ठहरे 5G यात्रा, ठीक है। इस तरीके की बात, कंपैरिजन हुआ। अब दूसरी चीज ये है कि, और मैं घूम फिर के उसी सवाल पे आता हूं, देखिए हर यात्रा जो की जाती है वो किसी गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए की जाती है। ऐसे ही थोड़ी आप घूमते रहते हैं, कोई मकसद होता है। तो क्या आप उस मकसद तक पहुंच पाएंगे? उस गंतव्य स्थल भाई, तक? बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं पहले आलोक वत्स जी की बात का जवाब दे दूं कि आलोक वत्स साहब, भारतीय जनता पार्टी के आपके इस आधिकारिक स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमारी यात्रा गली की है, कूचों की है, खड़ंजे की है, नाली की है। आपकी यात्रा हाईवे की है, बहुत अच्छी बात है। वो हाईवे सारे कांग्रेस ने बनवाए थे, आप उन पर चलिए और वहां से उड़िए। आप कहते हैं ना कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। आज हम यात्रा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गली के, कूचों के, खड़ंजों के, बेरोजगारी के, महंगाई के, चीन की सीमा विवाद के, इसके अलावा जो भारत का जो रुपया है डॉलर के अगेंस्ट में गिरता जा रहा है, भारत की पर कैपिटल इनकम गिरती जा रही है, भारत में महंगाई सुरसा की तरीके से गली कूचे में और नाली खड़ंजे में सर उठा रही है, हाईवे पे नहीं उठा रही है। आज की डेट में भारत का जो 83% वेल्थ है वो मात्र 10% लोगों से भी कम, जो यानी 5% लोगों के पास आपने दे दिया है, जिसमें आपके 2 मित्र भी हैं। तो हम उनके खिलाफ, बिल्कुल सही कहा आपने, वो जो हाईवे वाले लोग हैं 5%, हम उनको बिल्कुल कुछ नहीं टच कर रहे हैं, उनको आप ही रखिए। हम 95% लोगों की बात कर रहे हैं। और रही बात इसमें चुनाव हारना या चुनाव जीतने से इतर बात है, मेरे देश का नागरिक अगर गरीबी रेखा से हम 23 या 28 करोड़ लोगों को निकालने में सक्षम रहते हैं 2004 से 2014 में, और आप उन 23 करोड़ को गरीबी रेखा के नीचे ला करके अपने 2 मित्रों को वेल्थी बनाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई क्रॉनी कैपिटलिस्ट और आम जनता की है। आम जनता के साथ हमारा जुड़ाव है, आम जनता विपक्ष है। दूसरी बात जो आपने कही संकेत भाई, कि बिल्कुल गंतव्य है, गंतव्य हमारा लोगों को जगाना है। जैसे ही लोग जाग जाएंगे, जैसे लोग अपने अधिकारों को मान जाएंगे, जैसे ही लोग कहेंगे कि रोजगार विहीन विकास देश के लिए, मैं आपको बताता हूँ ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जितनी बार राहुल गांधी से ये सवाल पूछा सुरेंद्र राजपूत जी, जितनी बार ये पूछा गया कि भाई आप जो है वो इम्पैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं और विपक्ष के तौर पर आप वो भूमिका क्यों नहीं निभा पाते हैं, तो राहुल गांधी का ये कहना होता है कि एक विपक्ष को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है अपनी बात रखने के लिए, जैसे कि कोर्ट्स हो गई, एजेंसीज हो गई, मीडिया हो गया, और ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो धीरे धीरे अब हम लोगों के पास नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूशंस क्योंकि नहीं है, इस वजह से हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो आपको लगता है कि अभी भी ये यात्रा के बाद भी अगर आपका असेसमेंट और विश्लेषण यही होगा कि भाई वो तो मीडिया ने कवर नहीं की, नहीं तो हम तो अव्वल आ जाते, या वो एजेंसी जो है वो परेशान कर रही थी, नहीं तो हम अव्वल आ जाते, ऐसे लगता है थोड़ा एस्केपिस्ट और डिफीटिस्ट एटीट्यूड है, संकेत भाई, बहाना ढूंढने वाला एटीट्यूड नहीं। अगर हम एस्केपिस्ट या बहाना ढूंढने वाले एटीट्यूड के लोग होते तो पूरे इतिहास में 3 लोगों ने 3 जगहों पे इतनी बड़ी यात्राएं हुई हैं इतिहास में। या तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं इस वक्त,
या फिर चंद्रशेखर जी ने 1983 में की थी, या उससे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, धम्म यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर के ऊपर तक, आपको याद होगा 3500 किलोमीटर की यात्रा, धम्म यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की भी थी। इन सब लोगों ने भारत को जोड़ा था, भारतीयता को जोड़ा था। इन सब लोगों के बाद जो चीजें आई थी वो अपने आप में अद्भुत थी। तो हम स्केपिस्ट अगर होते तो इतना कठिन रूट नहीं लेते, एक बात। दूसरी बात, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आपके सामने कह सकता हूं और लोगों के सामने नहीं कह सकता, कि अगर आज मेन स्ट्रीम का मीडिया ईमानदारी से 1 महीने के लिए ईमानदार हो जाए, पूरी तरीके से जनता के मुद्दों को उठाने लगे, हिंदू मुसलमान बंद कर दे, भारत पाकिस्तान बंद कर दे, सिर्फ जनता के मुद्दों को, तो ये सरकार 1 महीने में गिर जाएगी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ठीक है। तीसरी बात जो राहुल गांधी जी ने कही कि साहब इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा, निश्चित तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज सड़क पर बैठते हैं, सीबीआई में रात में 1:30 बजे रेड होती है, ईडी के काम पिछले 5400 मुकदमे सिर्फ विरोधी दलों पर है और एक का भी फैसला नहीं है, आपके सामने है। सीबीआई और आईटी की रेड सिर्फ विरोधी दल के लोगों पर होती है या उनके फंडर्स पर होती है। तो आज भारत को जिस तरीके से एक हिटलरशाही बिहेवियर में रख दिया है इस वर्तमान सरकार ने, डराने। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा का फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी है, वो आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश आजादी के बाद से सबसे गंभीर संकट से जूझ रहा है, इसलिए भारत की आत्मा को जोड़कर बगावत का संदेश देने की जरूरत है। रणदीप सुरजेवाला से बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। गांधी मंडपम से आने वाला यही वो रास्ता है जिस पर यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये यात्रा फिर 3570 किलोमीटर चलेगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हमारे साथ बात करने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। बहुत सारी बातें हो रही इस यात्रा को लेके, बहुत तरह के महत्व बताए जा रहे हैं, लेकिन बात आज आखिरकार वहीं ठहरती है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इससे हासिल क्या होगा। आज देश पर संकट है और शायद आज़ादी के बाद सबसे गंभीर संकट है। बताइए 1100 रुपये का सिलेंडर आम जनमानस कैसे खरीदे? बताइए दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका हल क्या है? बताइए कि करोड़ों करोड़ों गुणी युवाओं के लिए क्या भविष्य है देश छोड़कर जाने के अलावा? बताइए कि करोड़ों उद्योग धंधों पर जो तालाबंदी लगी है वो चालू कैसे होंगे? बताइए कि जब देश की 60-70% पैसा 2 या 3 उद्योगपतियों के हाथ में हो तो देश चले कैसे? बताइए कि जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री भी आता है तो हमारे प्रधानमंत्री से पहले वो हम दो हमारे दो को मिलता है। देश किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? मजहब के आधार पर नफरत की खेती की जा रही है। इसीलिए भारत की आत्मा को जोड़कर एक बगावत का संदेश देने की नई आवश्यकता। लेकिन तमाम मुद्दे जो आपने अभी गिनाए आप लोग पहले से भी उठाते रहे हैं, 2019 चुनाव के पहले भी उठाए, 2024 पास में है। आपको क्या लगता है कि जनता जो है आपकी बात से 19 में कन्विंस क्यों नहीं हुई और 24 में क्यों करके हो जाएगी? क्या बदलाव आ गया है? उमा जी, देश करवट ले रहा है, देश बदल रहा है। देश ये समझ चुका है कि केवल हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर जिंदगी नहीं चल सकती। अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है और वो रास्ता है तरक्की, विकास, समरसता और भाईचारे का। शुक्रिया। तो अपनी उम्मीद जो है वो कांग्रेस काफ़ी ऊंचा रखे हुई है और राजनीतिक पार्टी के तौर पे ये उसका हक भी बनता है, ये उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन आखिरकार फिर वही बात की देखना है कि ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आखिरकार जनता का जुड़ाव किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ होता है या नहीं होता है, और जिन मुद्दों को कांग्रेस लेकर इस यात्रा पे निकली है उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो क्या होता है, किस तरीके से कांग्रेस कोई चुनावी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाती है। कन्याकुमारी से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथित टेक होम राशन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। NDTV के हाथ लगी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि योजना का लाभ लेने वालों की पहचान उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी
की गई। कांग्रेस का कहना है कि यह घोटाला कम से कम 2000 करोड़ का है। देखो, कुपोषित बच्चों का राशन खाने का मामला देश में फैला हुआ है और इस हद दर्जे का खाया कि लाखों टन, उस समय जब मनाही थी शासन तरफ से लोगों को एक दूसरे से मिलने की, तब मोटरसाइकिल से राशन बांट दिया, लाखों टन राशन। ये अपने आप में भ्रष्टाचार का नया तरीका है। शिवराज जी के विभाग का मामला है, अब थोड़ी बहुत नैतिकता है उनमें, राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न है आम जनता की, ये आपका राशन खा रहे हैं, आम जनता का खा रहे हैं, अपना पेट इनका भराता ही नहीं है भ्रष्टाचार से, तो इसकी लड़ाई भी जनता के साथ सड़कों पे लड़ी जाएगी। क्या है एक्शन? मतलब एक्शन हर हालत में, हर जिले में कुपोषित बच्चों को साथ में लेके शिवराज सिंह जी से राशन मांगा जाएगा, नहीं तो इस्तीफा मांगा जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, एक प्रक्रिया है कि एजी यदि किसी भी मामले में जब जांच करता है और उसको यदि कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं तो वो विभाग को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजता है। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। और ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद विभाग उसके उत्तर देता है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इसमें कहीं कोई गलती है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि एजी ने कोई प्रश्न उठा दिए। एजी ने केवल फाइंडिंग दी है और ये बोला है कि इस विषय में आपका क्या कहना है। और आइए अब आपको सीधे ले चल सकते हैं कन्याकुमारी। ये तस्वीरें आ रही हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि अब शुरू हो गई है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के और सीनियर नेता हैं, वो सब मौजूद हैं। ये पदयात्रा अभी चल रही है, लेकिन ये बहुत लंबी यात्रा होने वाली है जो कि कई महीनों तक चलेगी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। आज इसका पहला स्टेप है, पहला पड़ाव है ये कन्याकुमारी में। आज सुबह से वो तमिलनाडु में थे, श्री पेरुम्बदूर भी गए, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी, आपको याद होगा, उनकी मृत्यु श्री पेरुम्बदूर में हुई थी जब LTTE के कुछ आतंकवादियों ने उन पर हमला किया और ब्लास्ट हुआ। इस वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद उसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम हुए और अब आधिकारिक रूप से ये यात्रा, ये पदयात्रा शुरू हो गई है। उमा शंकर सिंह अब हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ गए हैं। उमा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने रणदीप सुरजेवाला से भी बात की। क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस यात्रा से? जी देखिए संकेत, बार बार यही सवाल उठा है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी इससे हासिल करना क्या चाहती है। क्या 2024 के चुनाव के मद्देनजर उसने इस यात्रा की शुरुआत की है जो 150 दिनों तक चलेगी, 30 जनवरी को कश्मीर में जाकर खत्म होगी। तो क्या उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना चाहती है, एक जनता के साथ जो कनेक्ट उसका खत्म हो चुका है सालों साल में, उसको फिर से बनाना चाहती है? तो ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों ने देश में खासतौर पे जो आर्थिक विसंगतियां लाई है, जो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ी है, इसके अलावा जिस तरह से समाज में नफरत का जहर फैला है और जिस तरीके से केंद्र जो है वो राज्य सरकारों की जो अधिकार है उस पर हमले कर रहा है, इन सब बातों के खिलाफ ये जो पदयात्रा है वो की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इसमें तमाम जो लोग हैं जो रास्ते में मिलेंगे, अलग अलग संगठनों के लोगों को न्योता गया है, उनसे बात राहुल गांधी करेंगे। तो एक तरह से आप संकेत ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन की तलाश में कन्याकुमारी से निकली है, कश्मीर तक जाएगी और इस बीच में राहुल गांधी जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व वो संभालने को तैयार नहीं, अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, इसी बीच में जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव है वो भी होना है और एक से अधिक अगर कैंडिडेट हुए, उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को वो चुनाव होगा, 19 को नतीजा आएगा। तो दो इस तरह की यात्रा कांग्रेस के भीतर चल रही है। एक जो अंदरूनी खींचतान है उससे निकलकर पार्टी एक नए कलेवर के साथ सामने आना चाहती है। दूसरी तरफ इस यात्रा के जरिए वो लोगों तक पहुंचना चाहती है, ये बात तो साफ है, और एक कंसिस्टेंसी दिखाना चाहती है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती रही है और अब इस यात्रा के जरिए वो इस बात को और मजबूती के साथ दिखाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।